गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हो गया हूँ। टॉपिक जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पर फेजर्स लिखा हुआ है। ये फेजर्स है क्या? फेजर्स के बारे में हम लोग को जानना है। फेजर्स है क्या, ये कहाँ से आया, और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ है क्या, हम क्यों इसको यूज़ करने के लिए आए। तो फेजर्स को जानने से पहले, फेजर्स को जानने के लिए, पहले नहीं जानने के लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये डायग्राम क्या है कि ये डायग्राम साइनसोइडल वेव है, साइन वेव है, ठीक है, साइन वेव है। और सपोज करते हैं ये एसी, मतलब कि एसी अल्टरनेटिंग करंट को, यहाँ अल्टरनेटिंग करंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करंट आया कौन चीज से? तो वोल्टेज से आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज का, एसी करंट है तो एसी करंट तो वोल्टेज से आएगा, और एसी करंट है तो वोल्टेज भी जो होगा हमारा एसी ही होगा ना। तो एसी वोल्टेज में तो साइनसोइडल होगा, साइन या कॉस वेव से चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग इसके साथ साथ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये फेज क्या होता है, देखिए शुरू होता है 0 से, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया। सिमिलरली इसी तरह से ये आगे चलते रहेगा, ठीक ना। इस तरह से ये आगे चलते रहेगा और हम लोग को ये आगे मिलते रहेगा। अब देखिए, सोचने का है यहाँ, देखिए ये साइन वेव हम लोग को दिख रहा है, इसमें हम लोग आई को रिप्रेजेंट किए। एक दूसरा वेव सपोज करते हैं, एक वेव आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा ये मतलब कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव को, और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे? दोनों अल्टरनेटिंग है ना, तो क्या हमेशा साथ साथ चलेंगे? मतलब जिस तरह से ये चलेगा उसी तरह से वो भी चलेगा? नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीन चीज मेन रूप से होता है जिसको हम लोग को पढ़ना है। एक रेसिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तीन चीज। और इन तीनों चीजों में जरूरी नहीं कि ईएमएफ और करंट साथ साथ चले, वोल्टेज और करंट साथ साथ चले, किसी में साथ चलता है किसी में अलग चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। और ग्राफिकली कैसा ग्राफ? तो इस तरह का ग्राफ, या फिर एक और ग्राफ, जैसे हम लोग के पास अगर हम इस तरह का पीरियोडिक मोशन दिखा सकते हैं, तो एक पीरियोडिक हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, गोल के तरह भी, मतलब कि सर्कल में भी। ये सर्कल में भी हम दिखा सकते हैं पीरियोडिक, और इसमें भी दिखा सकते हैं। ये पीरियोडिक दिखाएंगे तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर बीच में खींच देते हैं, ये आई है और यही मेरा पढ़ने, ये ई है, बड़ा वाला ई देते हैं और छोटा वाला मान देते हैं ये आई है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये रेसिस्टर के केस में साथ साथ होता है। अगर हम रेसिस्टर नहीं ले रहे तो अगर ई वाला है तो हो सकता है आई मेरे पास ये आ जाए, ऐसा हो सकता है कि ये मेरे पास आई होगा, ठीक ना, यहाँ तक आई होगा, तो हम इसका भी एक सर्कल बना देंगे इस तरह से। तो ये क्या होता है कि ईएमएफ और करंट जो होता है सो हमेशा साथ साथ नहीं चलता अल्टरनेटिंग के केस में। ये डीसी के करंट में ऐसा नहीं होता, डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में साथ साथ ही होता है। यहाँ भी हम लोग कुछ केस में रेसिस्टर यूज करेंगे तो साथ साथ ही होगा, लेकिन बाकी में साथ साथ नहीं होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं, क्योंकि फेज को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कौन कहाँ पर है। हो सकता है अगला शुरू हो, यहाँ से शुरू हो और ये ऐसे उठे और ऐसे चले, ऐसे क्रॉस की तरह। तो ये जो होता है फेज होता है, इसका 0 यहाँ चल रहा है तो यहाँ π/2 हो रहा है, इस तरह यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, इस तरह का चल रहा है। तो ये अलग अलग तरह से रास्ते से, मतलब कि उसी रास्ते में जाता है लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर होता है। तो इसका जब प्रेजेंटेशन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग कहते हैं फेज, ठीक है। और जिस डायग्राम से इसको दिखाते हैं उसको फेजर डायग्राम करते हैं। अब चूंकि ये वाला मेरे पास ये रोटेट करने वाला चीज है, इसे कहीं कहीं इसको रोटेटिंग वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर भी कहा जाता है। फेजर्स का मेन काम यही है, हम लोग फेजर को इसी रूप में दिखाते हैं, ठीक ना। अब इसके लिए क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेके काम करते हैं। एग्जाम्पल कैसे देते हैं? क्लास 11 में पढ़ जाते हैं। क्लास 11 में हमारे पास वेव पढ़ने के लिए था, आप लोग को याद होगा, वहां पर हम लोग एक वेव चैप्टर पढ़े थे, वेव एंड मोशन, नहीं वेव मोशन था और एक तो था ऑसिलेशन। तो हम लोग वेव में काम करते सीधा। वेव में क्या था कि हम लोग डिनोट करते थे y = a sin ω t, इस तरह का पीरियोडिक मोशन को a sin ω t, जहां y क्या होता था तो डिस्प्लेसमेंट होता था किसी भी समय का, a क्या होता था तो एम्पलीट्यूड होता था, और ये क्या होता था तो ये फेज होता था।
ये फेज में हम लोग कभी कभी 5 भी जोड़ते थे, जो कि हम लोग को इपॉक देता था, मतलब इनिशियल फेज देता था। तो ऐसा काम भी करते थे। तो इस तरह का हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग फेज में कहते हैं, बताते हैं कि किसी समय में कहाँ है। इसीलिए इस तरह का प्रेजेंटेशन है, ये y है तो ये यहाँ क्या, तो आपको यहाँ का बात करें तो ये y का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूर हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड क्या है और ये कहाँ पर है, सपोज करते हैं ये पाई और पाई/2 के बीच में है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर है पाई और पाई/2 के बीच में, तो ये इसका फेज बता दिया कि ये यहाँ पर है। ठीक है ना, इस समय यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ है, लेकिन इसका फेज यहाँ से नोट करते हैं इस लाइन में। तो ये इस तरह का, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन जो होता है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट में भी हम लोग यही काम करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह का, इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए मैं काम कर रहा हूँ ताकि कम से कम आप लोग को अधिक चीज मिल जाए। एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर ओनली, मतलब एक सर्किट लिए हैं इसमें एक तो शेप लिए हम लोग रेसिस्टर, इस रेसिस्टर से एक एसी फ्लो कर रहा है। ये एसी सपोज करके कि समझे ईएमएफ है इसका, वो E = E0 sin ओमेगा t है। ठीक है, अब ये किसी इंस्टेंट पे समझ जाते हैं, अब यहाँ पर चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है किसी इंस्टेंट पे ही काम करेंगे, हमेशा इंस्टेंट पे ही, क्योंकि उस समय का खास हमको वैल्यू देगा। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट टी पर अल्टरनेटिंग करंट का पहली क्या है I है, और वो किससे फ्लो कर रहा है तो R से फ्लो कर रहा है। तो उस समय जब पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप R के क्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट किया हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उस वीडियो में है। पोटेंशियल ड्रॉप जो लेंगे क्रॉस R वो IR मिलेगा। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होता है इंस्टेंटेनियस जितना ये ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक ना, अब देखिए हम ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप का टर्म को एक बार फिर से यहाँ बताते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब होता है किसी भी समय सर्किट से कितना वोल्टेज है, सर्किट में वोल्टेज कहने का मतलब कि उसके दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और वो तब स्टार्ट होता है जब हम लोग ईएमएफ को ऑन करते हैं, मतलब सेल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही सेल को स्टार्ट किए यहाँ पर की को जोड़े, वैसे ही चालू होगा। ईएमएफ उस समय उतना ही होता है जितना हम उसे निकालते हैं, बैटरी से निकाले उतना ही ना होगा, वो जो निकालते हैं वो वही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो एनर्जी हम निकाले उसे वही पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पीडी पोटेंशियल ड्रॉप। ये E0 से यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, E0 sin ओमेगा t इक्वल टू IR, therefore I इक्वल टू इतना E/R होता है, I/R इक्वल टू ना V/R इक्वल टू जाते हैं I होता है। तो ये पूरा मैक्सिमम, चूंकि मैक्सिमम ईएमएफ है तो इतना इक्वल टू हम लोग I0 का यूज किए, जब I0 लिए तो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। अब देखिएगा ईएमएफ भी ओमेगा t, करंट भी ओमेगा t, इसका मतलब क्या, दोनों सेम फेज में साथ साथ चल रहा है। ठीक ना, ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि दोनों ही सेम फेज में है, ये भी ओमेगा टी है ये भी ओमेगा टी है, मतलब दोनों सेम फेज में और साथ साथ चल रहा है। तो जब हम लोग सर्किट पे लेते हैं रेसिस्टर के साथ में सिर्फ, तो उस समय करंट और ईएमएफ जो होता है सेम फेज में होता है। और उसका प्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं, प्रेजेंटेशन जो करते हैं ग्राफिकल, वो इस तरह का करते हैं। देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोग को पहले पूछता था, अभी तो थोड़ा सा हटा दिया है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं वो इस तरह का करते हैं। ठीक ना, ये हमारा हो गया एक तो ग्राफ। ठीक ना, ये जो ग्राफ होगा सो ईएमएफ होगा, ठीक, और जो दूसरा होगा वो करेंट का होगा और वो इस तरह से चलेगा। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमा वो सब एक ही जगह पर होगा, क्योंकि हमेशा सेम फेज में चलेगा। ठीक है, सारा का सारा एक ही जगह पर होगा। अगर हम इसको रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में अगर हम दिखाते हैं तो रोटेटिंग वेक्टर में ये इस तरह का हो जाएगा और ये आई यहाँ हो जाएगा, और इसमें हम लोग अगर ऐसे खींच देते हैं पूरा सेंटर से, तो ये अगर आपका दिखा रहा है इस तरह का, ये ई दिखा रहा है, ठीक ना, तो इसी लाइन पर यहाँ तक ये आई दिखाएगा। ठीक ना, और दोनों क्या बनाएगा तो ओमेगा टी के फेज में। समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं तो ये इसी तरह का बनता है। इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, ये ऐसा प्रेजेंट करेगा। इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम हुआ। ये ग्राफ हुआ, ये फेजर डायग्राम हो गया, और ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये रेसिस्टर का था।
अब हम लोग अगला एक और चीज देखते हैं इंडक्टर का। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब क्या करते हैं हम लोग, एक तो एसी सर्किट लिए जिसमें कि रेजिस्टेंस दिए थे उसमें, अब इसमें इंडक्टर लिए हैं। इंडक्टर के बारे में आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक है, उसमें इंडक्टर के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। इंडक्टर करता है क्या, उसमें करंट प्रोड्यूस करता है तो उसका अपोज करता है, उसका काम ये अपोज करना। तो इसमें भी यही काम होगा, जब इसमें एसी फ्लो करेगा तो जिस समय एसी जिस डायरेक्शन होगा उसको अपोज करेगा। तो जब भी जिस डायरेक्शन में बहेगा उसमें अपोज में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, हमेशा अपोजिशन में। तीसरे ही प्रोड्यूस होगा तो ई इक्वल टू सपोज करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें ईएमएफ ही अप्लाई करना है। इसमें बैक ईएमएफ है, क्योंकि जब भी ईएमएफ इसमें हम हाई करेंगे इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो बैक ईएमएफ कितना हो जाता है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला वहीं से लिया गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी हम लोग ये ले लिए, मतलब क्यों लिए डी आई बाई डी टी, आई बाई टी क्या क्यों ना हो गया हम लोग जानते हैं, तो जो भी है फिर आप भूल जाते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, नहीं आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो हम लोग यहाँ थोड़ी भूल जाते हैं। बैक ईएमएफ क्या लिए, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो नेट कितना हो गया, ई अप्लाई किए थे माइनस को, मतलब दोनों को माइनस करेंगे वही ना नेट ईएमएफ उस समय मिलेगा। नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ उस समय का जो टाइम टी पर हम लोग देख रहे थे वो ये होगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब क्योंकि सर्किट में कहीं आर नहीं है, हम लोग रेजिस्टेंस का यूज नहीं किए, तो आर इक्वल टू जीरो, तो ईएमएफ इक्वल टू आई आर हो जाता है, आर इक्वल टू जीरो तो ई जीरो, मतलब ये जो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ये क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल टू जीरो, दोनों मतलब कि आपस में इक्वल होगा, इक्वल होगा तो हमको निकालना किसका वैल्यू है, ये तो ईएमएफ का तो है मेरे पास, निकालना आई का है, तो इसको उलट पलट करते हैं, dt से मल्टीप्लाई किए, एल नीचे रहा, ई के जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी बैठा दिए, तो ये क्या हो गया मेरे पास di इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी dt। ये di था, डिफरेंशिएशन हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो di का i हो गया, ई नॉट बाई एल बाहर आ गया, और ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन के अंदर में आ गया साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट के, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट के। अब हम लोग जानते हैं साइन और कॉस ओमेगा टी का अगर हम समेशन करते हैं पूरा ओवरऑल वन पीरियड में, तो माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन क्या होगा, जीरो, साइन का भी कॉस का भी दोनों का। इसका मतलब समेशन जब जीरो है तो किसी भी समय जो कांस्टेंट की है उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा, तो के इक्वल टू जीरो बैठा लिए, तो आई इक्वल टू इतना मिल गया हमको, फाइनली ये मिला। अब ये कॉस ओमेगा टी को हम साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो लिख दिए, और यहाँ पर ये माइनस को हम अंदर कर देते हैं, तो हो जाता है आई इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब देखिए ये साइन ओमेगा टी था और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था, मतलब कि ये पाई बाई टू से पीछे चलेगा, ठीक है ना, ये पाई बाई टू से पीछे चलेगा। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का बनेगा, ये तो जनरल डेरिवेशन था, मेन कॉन्सेप्ट यही है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ लगभग इस तरह का चलेगा, देखिएगा ये अगर ईएमएफ का ग्राफ है तो इसका ग्राफ जो होगा वो पाई बाई टू पीछे, देखिएगा पाई बाई टू पीछे कर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो इसको हम ऐसा करेंगे कि जहां जहां इसका पाई बाई टू वन आ रहा है वहां इसका जीरो चलेगा, क्योंकि अंतर दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पाई बाई टू का होता है साइन और कॉस का। तो यहाँ जहां इसका मैक्सिमम है वहां इसका मिनिमम आएगा, फिर यहाँ जहां इसका जीरो है वहां इसका चूंकि करेंट है, करेंट थोड़ा कम रहता है ऐसे चलेगा, फिर इसका मैक्सिमम जहां है वहां पर ये जीरो कटेगा, ठीक है, और फिर ये इस तरह का ये उठेगा, ठीक है ना, ये इसका मैक्सिमम होगा, इसी तरह का ये चलेगा, ये आई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये पाई बाई टू पीछे चलेगा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट यही है, यही मेन है। इसमें हम जानते हैं हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, इसको फिलहाल अगर हम वन कर देते हैं तो आई इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल होता है। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है ओम के लॉ में हम लोग जो पढ़े हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, मतलब ये ओमेगा एल वी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो भी यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर ईएमएफ है तो ये वाला किसके जगह पर है, इसे कंपेयर करेंगे तो ये आर के जगह पर है ओमेगा एल, तो ये आर यहाँ नहीं लेते, इंडक्टर के केस में आर नहीं लेके क्या लेते हैं एक्स एल, जो कि इंडक्टिव रेसिस्टेंस होता है, ये इंडक्टिव रेसिस्टेंस शो कर रहा है, एक इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक ना। इसको हम लोग इंडक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं,
इंडक्टिव रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना, इसको हम लोग जान जाएंगे। और इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेसिस्टेंस जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा रुक करके। ओमेगा इक्वल टू हम जानते हैं 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू इनटू एल, इसका फॉर्मूला मतलब अगर न्यू इक्वल टू 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल इक्वल टू 0, मतलब डीसी में हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है डीसी के लिए 0 होता है, इसका मतलब डीसी के लिए कोई रिएक्टेंस शो नहीं करेगा, इसको हम लोग नाम बोले इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेसिस्टेंस भी यूज करते हैं, रिएक्टेंस। हाँ, तो इसका मतलब डीसी में तो न्यू नहीं होता, उसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो न्यू 0, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर एसी में आएंगे तो उसमें न्यू होता है, इसलिए एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, कुछ भी रहेगा ये 0 नहीं होगा, मतलब ये एसी को फ्लो करने में ही रिएक्टेंस देगा, रेसिस्टेंस लगाएगा, अपोज करेगा, एसी के लिए अपोज करेगा, याद रखिएगा। और डीसी को ये एकदम फ्री फ्लोइंग देगा, फ्री फ्लोइंग देगा, ठीक है, इसलिए से एसी को फ्लो करने में दिक्कत होता है और डीसी आराम से फ्लो कर जाता है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका इंडक्टेंस का। अब इसके बाद एक तो और बचता है छोटा सा कैपेसिटेंस का, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक ना। आज का चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसे हम लोग अगले क्लास में उसको देखेंगे, तब तक आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कैपेसिटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने से ही बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा तो हम उसको फिर अगले क्लास में बनाएंगे। अगला क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम लोग, LCR, तीनों का कॉम्बिनेशन, पहले दो कॉम्बिनेशन करेंगे फिर तीनों को कंबाइन कर देंगे, 3 कॉम्बिनेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में वो आता है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर अच्छा समझ में आ जाए, लगे कि वो अच्छा से है, आपको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मदद मिल रही है इससे, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो जो आप लोग नहीं देखे वो भी आप लोग देख पाए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।